हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी और इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 में जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं लायबिलिटी और एसेट। पूरा का पूरा वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। लायबिलिटी साइड में हमने 4 मेन हेड देखे थे, असेट साइड में हमने 2 मेन हेड देखे थे, उनके अंदर क्लास कुछ सब हेड्स भी देखे थे। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास अच्छे से ऑपरेटिंग साइकिल भी पढ़ लिया होगा, करंट असेट करंट लायबिलिटी का समझ गए होंगे। पिछली क्लास में जो सवाल दिया था उसका सही आंसर करंट लायबिलिटी था, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर था। सो करंट लायबिलिटी उसका आंसर था, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और मैं तुम्हें जो आज सिखाने वाला हूँ बेटा, इससे सवाल आता है, तुम्हें ये सारा याद होना चाहिए। तुम्हें आज का पूरा दिन लग सकता है इसको याद करने में, बट एट एनी कॉस्ट आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब देखो, हम लोगों ने जितने भी चीज़ें बैलेंस शीट में पढ़ी थी, अब उसका इन डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं। हर चीज़ के हेड और सब हेड को अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट लंबे समय तक हमें वो याद रहे। सबसे पहली चीज़ है कॉल्स इन एरियर। आपने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जरूर पढ़ा होगा, और मैंने वो पॉइंट डाले हैं क्लास जो एक्चुअली में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो कॉल्स इन एरियर है उसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और वो आता कहाँ पे है, मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कराया था आपको कंपनी की बैलेंस शीट में, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से उसे माइनस किया था बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ओके। तो कॉल्स इन एरियर शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और इसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। जैसे डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करते हैं, उसी तरीके से शेयर होल्डर फंड में से क्लास आपने माइनस करना है क्या, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। दूसरा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब ये क्या होता है, आप सब ने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में पढ़ा था कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो जितने शेयर्स हमारे पास टोटल हैं उसमें से फॉरफिटेड शेयर को हटा देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो बैलेंस है उसे प्लस करते हैं, कितने रुपए जब्त कर लिया उसे प्लस करते हैं। तो ये भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है और ये एडिशन होता है। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट ऐड होता है किसमें, शेयर होल्डर फंड में। कॉल्स इन एरियर माइनस होता है किसमें, शेयर होल्डर फंड में। कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि भैया एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी होती है और इसका सबहेड जो है वो अदर करंट लाइबिलिटी है। पहले 3 चीज़ों को दिमाग में सेट करता है। अगर मैं तुम्हें आज 20 पॉइंट लिखवाऊंगा तो तुम्हें क्लास उसे इकट्ठा नहीं याद करना है। पहले 4, फिर पूरा 8, फिर 4 12, फिर पूरा 12, फिर 4 16, पूरा 16, फिर 4 20, फिर पूरे 20। ऐसे याद करोगे ना, कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम देखो 3 याद हो गया, कॉल्स इन एरियर, फॉरफिट अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस। इसका इन दोनों का शोल्डर फंड, ये करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है बाय वे ऑफ डिडक्शन, बाय वे ऑफ एडिशन। अनक्लेम डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो क्लेम नहीं किया गया है अभी, तो ये भी करंट लायबिलिटी कि हमें लौटाना ही है, और ये भी अदर करंट लायबिलिटी। मैंने सेम चीज़ें एक साथ रखी हैं। सो कॉल्स इन एडवांस और अनक्लेम डिविडेंड का दोनों ट्रीटमेंट सेम है, दोनों ही अदर करंट लायबिलिटी में आता है। और मेन हेड क्या है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है अदर करंट लायबिलिटी। सब हेड समझते हो ना, मेन के नीचे जैसे नोट मेकिंग करते हो ना अकाउंट इंग्लिश में, वैसा ही। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास डिबेंचर्स, आप सबको मैंने बता रखा है डिबेंचर चैप्टर के अंदर कि डिबेंचर जो होता है क्लास वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, ये सब हेड है। और मेन हेड किसके अंदर आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। मेन हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, जर्नल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, डीआरआर हो, इसके अलावा क्लास आईएफआर हो, कोई भी रिजर्व हो, या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पता है कैसे किसे क्या मतलब क्या होता है ये स्टेटमेंट ऑफ पेनल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स। स्टेटमेंट ऑफ पेनल यानी कि प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर फंड में क्लास आता है। मेन हेड, रिजर्व एंड सरप्लस, आपको बताया था। मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और वारंट, शेयर वारंट। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस, वो सरप्लस के अंदर आ गया। और किसी भी प्रकार का जो रिजर्व होता है वो आता है क्लास रिजर्व के अंदर, ओके। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस। बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं क्लास, लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो है उसे क्या बोलते हैं क्लास, लॉस। और लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन। और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। यानी चाहे प्रॉफिट हो
चाहे लॉस हो, वो दोनों आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों कहाँ पे आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही, लेकिन लॉस बाय वे ऑफ डिडक्शन। देन है पब्लिक डिपॉजिट या बॉन्ड। पब्लिक डिपॉजिट कह दो, बॉन्ड कह लो, ये नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिबेंचर का, लॉन्ग टर्म लोन का, पब्लिक डिपॉजिट का, बॉन्ड का, सबका ट्रीटमेंट सेम है, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इनका मेन हेड क्या है क्लास? करंट एसेट, और सब हेड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान समझना, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही आता है डेटर और बिल रिसीवेबल। सो मेन हेड करंट एसेट और सब हेड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा क्रेडिटर और बिल पेबल का उल्टा है, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड ट्रेड पेबल। ओके, देन प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने तुम्हें बताया था करंट लायबिलिटी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, मेन हेड करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, आप देखना पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, अगर शॉर्ट टर्म लोन भी होगा, अगर शॉर्ट टर्म लोन भी है तो ये भी मेन हेड करंट लायबिलिटी है, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बिल्स ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की जगह किसी बच्चे ने डेटर लिख दिया तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं। बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करंट एसेट, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। लूज टूल स्पेयर पार्ट, मेन हेड करंट एसेट और सब हेड इन्वेंट्री। मैंने तुम्हें पहले पार्ट में बताया था, इन्वेंट्री के अंदर आता है लूज टूल, स्पेयर पार्ट, स्टॉक्स, ये सब इसके अंदर आता है। कैश और बैंक बैलेंस, करंट एसेट और कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश हो चाहे बैंक बैलेंस हो। इसके अलावा गुडविल हो, माइनिंग राइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, लाइसेंस हो, ये आता है नॉन करंट एसेट, मेन हेड, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और डैश, ये तो हो गया मेन, इसके अंदर इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों आता है, तो इसके अंदर ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, तो ये पूरा का पूरा हो गया। और इसके अंदर भी एक आता है इंटेंजिबल एसेट। अगर ये बिल्डिंग होता, मशीन होता, फर्नीचर होता, जो कि आ सकता है, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। और इसके भी ये रहा, इसे इंटेंजिबल की जगह क्या आ जाता है? ये टेंजिबल एसेट आ जाता है, और कुछ नहीं। तो ये हेडिंग सब हेडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये याद रखना चाहिए। मैंने जितने बताए हैं आप बस इतने ही याद कर लेना और किसी की टेंशन आप मत लेना, ठीक है? ओके सर, तो मैंने आपसे कहा था कि जो शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 इंडियन पार्टनरशिप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का, तो वो खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया, उन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट भी दिया है। इसको याद करना बैलेंस शीट से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में काम आने वाला है, राइट? तो इसमें क्या है, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, P&L अकाउंट पढ़ा था ना, ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत लंबा फॉर्मेट था। यहाँ पे आती थी क्लास आपका ग्रॉस प्रॉफिट और इधर सारे एक्सपेंस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है, इधर सारे इनकम आती थी। तो ये जो P&L अकाउंट है ये फर्म बनाती थी, और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो वो बनाते थे। कंपनी बनाती क्या है क्लास? स्टेटमेंट। कंपनी अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी बनाती स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट, किसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखनी हो अगर तो, फिर यहाँ पे करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये वाला साल का फिगर आएगा और ये पिछले साल का, सो दैट हम कंपेयर कर सकें कि हमने कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, हमारे खर्चे बढ़े या घटे, कमाई बढ़ी या घटी, हम फ्रंट टू फ्रंट कंपेयर कर सकेंगे और हम पैसा लगाएं ना लगाएं कंपनी में डिसाइड कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको मैंने आपसे क्या बोला, नेट। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देते हैं तो जो हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, कुछ और ऐसी इनकम है जो डे टू डे एक्टिविटी की नहीं होती है। लाइक आपने बैंक में एफडी करा रखी है, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपने कोई बिल्डिंग बेच दी उससे फ़ायदा हो गया, घर का कोई फर्नीचर मशीन बेचा उससे कोई फ़ायदा हो गया, दिस इज कॉल्ड अदर इनकम। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग इनकम और ये हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आपका काम नहीं लेकिन फिर भी आपने कमा लिया।
ऐड करके आता है टोटल रेवेन्यू। तो मुझे बताओ ये 3 लाइन याद होगी, इन सब पे टाइम लगेगा, लिख लिख के अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब एक एक चैप्टर एक दिन में वीडियो बन जाती है, लेकिन आप आप मतलब पढ़ नहीं सकते एक दिन में सारा का सारा। आपको कॉपी में इसको लिख लिख के याद भी करना पड़ेगा, घर पे भी टाइम देना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ क्लास में बैठे बैठे चीज़ें याद करा सकता हूँ, लेकिन वो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लास में तुम्हें समझा देता हूँ ट्रिक कि तुम पहले 3 अच्छे से याद करो, इसी को 2-4 बार लिखो, फिर ये पूरे एक्सपेंस की लिस्ट याद करो, इसको 3-4 बार लिखो, फिर ये भी याद है, ये भी याद है, फिर ये याद हो जाएगा। आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, और तुम्हें एकदम एक एक पॉइंट एक सेंटेंस याद होगा। आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 मिनट में याद हो जाएगा। एक्सपेंस, अब तुम्हें कुछ खर्चों की लिस्ट बनानी है, चाहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो, चाहे सामान खरीदने का खर्चा हो, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट लिख लेना ये, और ये एम्प्लॉय खर्चा है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे होता है, अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट पे, फिर ये आता है आपका टोटल एक्सपेंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर खर्चों की एक लिस्ट बनाते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाते हैं तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम घटाएंगे क्लास इनकम टैक्स, तो जो बचेगा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इनकम टैक्स हमेशा किस पे लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अगर ये 100 है और इनकम टैक्स 40 है तो 40 घट के ये 60 आ जाएगा। ओके तो ये पूरा का पूरा क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो सब बच्चे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, खर्चों की लिस्ट बनाई, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस PBT माइनस टैक्स PAT, खत्म। तो ये है क्लास स्टेटमेंट ऑफ P&L, और यही है P&L का फॉर्मेट। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं क्लास इसको, इनकम स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ P&L को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक इससे भी बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन में पूछे जाने का, और वो लिमिटेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं यार। देखो हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, इसके अलावा कैश फ्लो हो गया, उनमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली चीज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इंसान हमेशा किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाता है तो वो ये जानना चाहता है कंपनी फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं आज पैसा लगाऊं किसी कंपनी में तो मुझे पीछे क्या किया मुझे क्या मतलब है, पीछे उसने 100 लोगों को करोड़पति बना दिया, मुझे क्या मतलब है, मुझे बनाया कि नहीं बनाया मुझे उससे मतलब है। तो अब जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं कंपनी के फ्यूचर की अर्निंग को जानना चाहता हूँ, बट कंपनी हमेशा मुझे क्या कहती है, पास्ट की अर्निंग, पहले इतना कमाया था, पहले इतना कमाया था, आगे भी हो सकता है, गारंटी कोई नहीं देता। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं दे सकता क्लास, सब स्टॉक मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। रीड योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली आता है ना मैसेज कि भैया कंडीशन कोई कह नहीं सकता कल को एक शेयर ने अगर 50% का रिटर्न दिया तो अगले साल भी देगा, कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी। अफेक्टेड बाई एस्टिमेट, बहुत सारे एस्टिमेट हम लोग लगाते हैं। एस्टिमेट मतलब अंदाजा हम लोग बहुत सारी जगह लगाते हैं, लाइक एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, कि एक एसेट कितने साल चलेगी उस हिसाब से डेप लगाते हैं उस पर। 10 साल चलेगी 10 लाख की एसेट तो हर साल 1 लाख का डेप लगाते हैं, पर जरूरी 10 साल चलेगी। तो अगर कई बार एस्टिमेट गलत होता है तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से हम लोगों के अकाउंटिंग एस्टिमेट सही नहीं आते। बहुत सारी जगह क्लास हम लोग अकाउंट्स के ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं जिसकी वजह से क्लास हम लोगों का, जैसे कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक रूल लगाने के लिए, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है, बट रियली में वो बैलेंस शीट में किसी प्रकार का नहीं है, वो डेड एसेट है, यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेमतलब का दिखाया जाता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर। अकाउंट्स में हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हैं, कि ईमानदार एम्प्लॉय, एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, रिलेशन विद कस्टमर, रिलेशन विद एम्प्लॉयज़, क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो बैलेंस शीट में, नहीं। ये ह्यूमन वैल्यूज़ हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ ये पैसे से मेजर की हुई चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। आपके ईमानदार एम्प्लॉय आपके साथ मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं, इस चीज़ को कहाँ दिखाओगे, ये भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, ये तो संपत्ति है ना आपकी, आपका भरोसा, ऑनेस्टी, नहीं दिखा सकते। हर चीज़ कॉस्ट पे दिखाते हैं। मैंने सन 2000 में एक 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, आज की कीमत जो है वो 5 करोड़ है, लेकिन ये कहते हैं नहीं 50 की खरीदी थी ना, कॉस्ट कितनी है 50, तो 50 की दिखाओ। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, यानी कि हर चीज़ को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने की वो लागत है सॉरी उतने में इसको रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, राइट।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कौन कौन करता है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्लास 11th का ही है लेकिन 12th के सिलेबस में भी है, तो आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपने पहले अलग पढ़ा होगा लेकिन थोड़ा अब डिफरेंट है केस, तो ध्यान समझना। हम लोग इंटरनल के अंदर सिर्फ कंपनी का जो मैनेजमेंट है हम वही कवर करते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट जो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, ये मैनेजमेंट जानना चाहता है कंपनी ने मुनाफा कितना कमाया। सो जितने भी क्लास मैनेजमेंट है हम उनको कंपनी के इंटरनल यूजर्स में कंसिडर करते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। की वो क्लास कंपनी के, देखो यूज़र मतलब क्या होता है, जो कंपनी के बारे में जानना चाहता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना चाहता है। तो अगर वो कंपनी के अंदर है तो इंटरनल, कंपनी के बाहर है तो एक्सटर्नल। तो अब ये इंटरनल में क्या आता है क्लास, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कंपनी का इंटरनल मेंबर होता है, कंपनी का इंटरनल यूज़र है। एक्सटर्नल यूजर बाहर के जो लोग हैं वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर, अब देखो अगर कंपनी का ओनर एक सिंगल है फिर तो ओनर इंटरनल हो जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे लाखों शेयर होल्डर होते हैं, तो वो कंपनी की प्रॉफिट को जानना चाहते हैं, कंपनी ने कितना कमाया, हमारे शेयर की वैल्यूएशन बढ़ी नहीं बढ़ी, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी नहीं बढ़ी, तो शेयर होल्डर्स एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं क्लास, कंपनी के बाहर के लोग, ये भी जानना चाहते हैं कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सैलरी वगैरह टाइम पे देती है कि नहीं, बोनस ग्रेचुइटी कंपनी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करती है कि नहीं, कंपनी प्रमोशन करती है कि नहीं, कंपनी का कितना फंड्स है, हमें दे पाएगी नहीं दे पाएगी हमें मैच्योरिटी पे। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस होते हैं जो एम्प्लॉइज़ जानना चाहते हैं। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी, तो जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट हैं वो भी जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी कितना कमाती है ताकि वो हमें टैक्स दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो अगर मैं कंपनी हूँ तो सरकार भी जाहिर सी बात है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेगी, सुनील सर कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट पर टैक्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली कंपनियों के केस में भी सरकार होती है एक्सटर्नल। क्रेडिटर्स और बैंकर्स, बैंक वाले हमें उधार देंगे तो बिना हमें जाने तो देंगे नहीं, हमें बिना जाने पहचाने कोई हमें उधार दे देगा क्या, आप किसी को दे दोगे उधार, नहीं। तो कंपनी हमारे बारे में कैसे जानेगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी स्टडी करेगी और हमारे बारे में जानेगी, सो दैट कि वो हमें उधार दे सके। हमारी पेइंग कैपेसिटी को कंपनी देखेगी, जिसे क्रेडिट स्कोर बोलते हैं ना क्लास, तो वो देखिए क्लास कुल मिला के कि भैया कंपनी इनका जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसा है, ये पैसा दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, लौटा सकते हैं कि नहीं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में लगा रखा है पैसा, वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें या बंद कर दें। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जानना चाहता है हमारे बारे में कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं। समझ लो, पोटेंशियल मतलब जो सोच रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की P&L, कैश फ्लो को पढ़ेगा, स्टडी करेगा, है कि नहीं। टीवी में देखते हो ना बहुत सारे चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बैठे होते हैं जो एनालाइज करके बताते रहते हैं, पूरी पट्टी चलती रहती है साइड में नीचे, है ना, और लिख कंपनी के शेयर के मार्केट के प्राइस अप एंड डाउन ये सब लिखा रहता है। तो वहाँ पे जो जेंटलमैन बैठा रहता है या फिर जो लेडी बैठी रहती है वो कंपनी के बारे में बताती है कि इस कंपनी का ये है, कंपनी का वो। कैसे बताती है वो, कोई भी किसी कंपनी के बारे में कैसे बता सकता है बिना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी किए हुए, कभी नहीं बता सकता। तो ये क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा पब्लिक, आम जनता, सीधी सी बात है, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाते हो, उसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट बनाते हो। रिसर्चर, जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं क्लास, है ना, कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर भी रिसर्च कर रहे होते हैं। कोई मेरे ऊपर रिसर्च खैर नहीं करेगा, कोई मेरे ऊपर, तो किसी बड़े आदमी के ऊपर मान लो कोई रिसर्च करेगा, राइट, तो यार उसके बारे में स्टडी करेगा ना। तो किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, अदानी है, बहुत ग्रोथ हो रहा है अदानी का, तो कितने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं अदानी के ऊपर कि क्या करता है क्या नहीं करता, कहाँ से ग्रोथ इतना तेज आ रहा है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे यूजर्स हैं जो आपने 11th के अंदर भी पढ़ा होगा। फाइनली हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को क्लास ये पहला चैप्टर सबको बोरिंग सा लगता है, बट मैंने कोशिश करी कि जो भी कंटेंट है सीखना, तो वही, हर चैप्टर अच्छा नहीं होगा, हर रास्ते अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मेहनत करनी है, सीखना है, सो दैट कि हम आगे उसको यूज़ कर सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा कुछ। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके क्लास बेल आइकन दबा देना, सो दैट आप कोई वीडियो आगे मिस ना करो। बहुत सारी सीरीज़ आगे आने वाली है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। यहाँ पे इको और BST की प्लेलिस्ट है, इको BST बहुत दिल से मन से शुरू से एंड तक सब कुछ कराया है, A to Z कुछ नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए, मतलब सब कुछ मैंने कराया अच्छे से। बस आप वीडियो देखना है, सीखना है, काम करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत हो वहाँ भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।